नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक का अध्ययन करते हुए हम भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पार्ट, उसी क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, हम पिछली मौलिक अधिकारों की चर्चा कर चुके हैं। आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है साथियों कि हमारे क्रमबद्ध रूप से आप यदि मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे तो एक से एक हमारा वीडियो आपस में जुड़े हुए हैं। आप क्रमबद्ध रूप से इन वीडियो को देखना है, समझना है, क्योंकि ये वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाएँ चल रही हैं उसके अंदर या कक्षा 12 है भी है या वर्तमान में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, उन तमाम एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम अगला टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इस पर भी बहुत सारे ऐसे सवाल एनालिटिकल रूप से और सीधे सीधे सवाल भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जब हमारी भारतीय जो संविधान निर्मात्री जो सभा थी, उस संविधान निर्मात्री सभा में इस पहले सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन बाद में जब वहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग थे वो लोग अपने कहा कि हमारे हितों की, जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुछ जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो यहाँ पर भारत में रह जाएगा, तो उनके हितों की रक्षा के लिए क्या प्रावधान है भारतीय संविधान में। इसी वजह से बाद में इस मौलिक अधिकार को शामिल किया गया और इसमें चर्चा की गई कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों की भी यहाँ पर रक्षा की जाएगी दोस्तों। तो इसी चर्चा से ये हमारे बाद में मौलिक अधिकार जोड़ा गया, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 29 से 30। सबसे पहले बात करें कि ये भाग संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 29 से 30 यानी 29, 29 और 30 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 29। सबसे पहले अपन थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले 29 का अध्ययन करते हैं और उसमें क्या हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है और किस प्रकार से हमारे यहाँ पर सवाल बन सकते हैं। उस पर बहुत ही हमारे शब्दों पर आप बहुत ध्यान देना कि हर सवाल बन सकता है, हर शब्द पर एक सवाल बन सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों को प्रत्येक वर्ग, यहाँ देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग में अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। इस तरह से राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए जाति, वर्ग के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता। दोस्तों मैंने आपको 3 चीज़ों पर यहाँ पर अंडरलाइन की है, भाषा, लिपि और संस्कृति। सीधा कई बार सवाल पूछा गया है कि किन आधारों पर हम प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के अलावा किस, यानी यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है? जैसे नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है, तो इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, भाषा, लिपि, संस्कृति, या आपको धर्म या बात करें ये हो सकता है और कुछ मानवता, कुछ भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों शब्द आपको याद रखना है और किस आधार पर, जाति और वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों आगे थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे जो अल्पसंख्यक, शुरुआत आती है कि अल्पसंख्यक, सबसे पहली बात है कि ये जब संविधान निर्मात्री सभा में बात हुई थी उसी समय ये शामिल किया गया था, लेकिन भारतीय संविधान में इसकी परिभाषा नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सवाल है कि हमारे भारतीय संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है कि कौन अल्पसंख्यक है। लेकिन समय समय पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उनके आधार पर इसकी
परिभाषा निकल कर सामने आई है, वो उसी पर हम आपके सामने चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि 29 हमारा जो अनुच्छेद है 29, ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का, सबसे पहली बात आपके दिमाग में सिंपल सवाल कि अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण कहाँ पर किया गया, अनुच्छेद 29 और 30 में। 29 और 30, तो 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया। इसमें 29(1) क्या कहता है, देखिए 29(1) कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके भाग के निवासी, यानी भारत का कोई भी राज्य हो या प्लस उसके किसी भाग, या जो भारत से जुड़ा हुआ है, उसके निवासी नागरिकों को किसी अनुभाग में जिसकी अपनी विशेष भाषा है, क्या है, विशेष भाषा है, लिपि है और संस्कृति है, उसको बनाए रखने का क्या दिया है, अधिकार दिया गया। भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का क्या अधिकार दिया गया। अब थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसका तात्पर्य है कि किसी भी संप्रदाय को अपनी संस्कृति से भिन्न कोई भी संस्कृति अधिरोपित नहीं करेगा। जैसे ये एक व्यक्ति है और ये अपनी संस्कृति, इसकी अलग संस्कृति है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक राजस्थान का व्यक्ति है और ये अपनी, मान लीजिए कि साफा पहनता है और अच्छी सी धोती पहनता है, ठीक है, ये इसका कल्चर है। लेकिन अब इसको यदि बोल दिया जाए कि तुम तमिलनाडु के जो लोग रहते हैं उनकी तरह रहो, नहीं, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी भारतीय नागरिक के ऊपर दूसरी संस्कृति को थोपा नहीं जाएगा। ये अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। नागरिक, इसका तात्पर्य बता दिया है कि अपनी संस्कृति से भिन्न कोई भी संस्कृति अधिरोपित नहीं करेगा। नागरिक शिक्षा संस्थाओं के माध्यम में अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल खोलकर उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसकी जैसे भाषा सिखा सकते हैं, लिपि सिखा सकते हैं, संस्कृति के बारे में सिखा सकते हैं, ज़्यादा से बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये शिक्षण संस्थाएं खोल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई है। वो पाबंदियां हैं कि जैसे ये अपने भाषा, लिपि, संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी दूसरे संस्कृति का आलोचना नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि का गुणगान कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये व्यक्ति है, ये राजस्थान का व्यक्ति है और ये मान लिया जाए कि चाहता है कि अपनी संस्कृति का तमिलनाडु क्षेत्र में अपना प्रचार करना चाहता है, तमिलनाडु। तो ये यहाँ इस राज्य के अंदर जाएगा और राज्य के अंदर जाकर ये चाहता है तो यहाँ पर एक शॉप ओपन कर सकता है और शॉप ओपन करके ये अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए कर सकता है। ये चाहता है तो यहाँ पर एक शिक्षण संस्थान खोल सकता है और इस क्षेत्र में जाकर शिक्षण संस्थान खोलकर प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन किसी को भी बाध्य नहीं करेगा, स्वेच्छा से यदि जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो अपनी स्वेच्छा से उसे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। किसी को भी प्रलोभन के आधार पर इसको शामिल नहीं किया जाएगा। है ना। आगे बात करते हैं 29(2) क्या कहता है दोस्तों। देखिए 29(2) कहता है कि राज्य के द्वारा यदि कोई पोषित मतलब होता है पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी हमारी कोई भी विद्यालय है, आपने देखा होगा सरकारी विद्यालय हो या गैर सरकारी विद्यालय हो, दोनों ही बात करते हैं, जो सामान्य विद्यालय की बात कर रहे हैं। इन दोनों सामान्य विद्यालय के अंदर कोई भी विद्यार्थी यदि एडमिशन लेना चाहता है तो इस एडमिशन लेते समय इसको धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, इसको यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा दोस्तों।
ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने बात की अनुच्छेद 29(1) में भी बात की थी और अनुच्छेद 29(2) भी बात, इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? तो दोस्तों दोनों में अंतर क्या है? जिसे 29(1) क्या कहता है? एक समूह के अधिकारों की रक्षा करता है, एक समूह के अधिकारों की रक्षा करता है, यानी एक समूह के अधिकारों की रक्षा करता है कौन? 29(1), ठीक है दोस्तों। किंतु 29(2) प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है। ये 29(2) क्या कहता है? प्रत्येक नागरिक, यानी प्रत्येक नागरिक को अपना अधिकार देता है। ये आवश्यक नहीं है कि नागरिक समूहों में हो, नागरिक समूह में ये आवश्यक नहीं है, प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार देता है दोस्तों। तो दोनों ही, तो हमने बात की 29 को, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए। अब चलते हैं अपन 30 पर दोस्तों। अनुच्छेद 30 दोस्तों, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार दिया है। यानी किसको दिया है? अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान और संचालन का अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 30 के अनुसार है। इस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना, उनके संचालन संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी ऐसी संस्था के साथ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ क्या कह रहा है? राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी ऐसी संस्था के साथ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जो अभी वर्तमान में हमारे मुस्लिम समुदाय के जो मदरसे चलते हैं, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत ही संचालित होते हैं। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम समझने का प्रयास करते हैं कि 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक क्या होता है, और अनुच्छेद 30 के तहत हमारे अल्पसंख्यक की सर्वोच्च न्यायालय या हमारी बात करते हैं कि उच्च न्यायालय में समय समय पर क्या परिभाषा दी गई है, उस पर संबंधित सवाल बात करते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 30 जो हमारा जुड़ा हुआ है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की, दो चीज़ हैं, ध्यान रखना। शिक्षा यानी विद्यालय, इनकी क्या करनी है? एक तो स्थापना करना है, दूसरा इनका क्या करना है? प्रशासन। इन दोनों को पूरी तरह से हमारे अल्पसंख्यक वर्ग को दिया गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। संविधान में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा या तय मानक कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। यह बहुत ही एक सिंपल लॉजिकल सवाल आता है कि हमारे अल्पसंख्यक वर्ग की क्या संविधान में कहीं परिभाषा दी गई है? नहीं दी गई है दोस्तों, कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, कहीं मानक तय नहीं है, बल्कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही तय की गई है। अब ये अल्पसंख्यक किस आधार पर, क्या किसी एक राज्य में निवास करने वाले लोग किसी भाषा या लिपि से संबंधित लोग हैं या संस्कृति से संबंधित हैं, तो क्या वो अल्पसंख्यक हैं? नहीं दोस्तों, ये कैसा तय होता है, बात करते हैं। आपने देखा होगा समय समय पर हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार पूछा गया आता है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ही अल्पसंख्यक हिंदू नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लेकिन क्या वास्तव में जम्मू कश्मीर के आधार पर ही अल्पसंख्यक तय होते हैं? नहीं दोस्तों, वहाँ पर हमारे इस आधार पर नहीं है, बल्कि हमारा पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग तय होता है। वो भी टोटल जनसंख्या का जो 50% है, उसे यदि कम होता है तभी वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है। जैसे अपन बात करते हैं अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? अनुच्छेद 31 धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 31 में लिखा हुआ है। किस आधार पर? धर्म प्लस भाषा, धर्म और भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 29(1) के। अनुच्छेद 30(1) के बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ये हमारा जो अनुच्छेद है 30(1) के,
ये हमारे 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। इसमें हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको कौन सा अधिकार दिया हुआ था? संपत्ति का अधिकार था। उस संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कई छोटे छोटे अब जो जिस प्रकार से वर्तमान में एनालिटिकल अप्रोच से सवाल बनते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को संपत्ति का जो अधिकार था वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 30(1) के अंदर था। 30(1) के अंदर था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया और इस अनुच्छेद को कहाँ डाल दिया गया है? अनुच्छेद 301 के तहत इसका डाल दिया गया है, 300A में इसको रख दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा और सवाल बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन कौन से अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया? तो सिंपल सा है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद, सीधा बात है, अनुच्छेद 30, जिस पर थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे, जिस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। उसके बाद दूसरा है अनुच्छेद 19 में एक तो 31, उसके बाद अनुच्छेद 19(1)(च), उसके साथ साथ 30, अनुच्छेद 31 और के। ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको भारतीय संविधान के मूल संविधान से हटाकर इनको कहाँ रख दिया गया है? अनुच्छेद 301 के अंदर 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहते रख दिया गया। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 32 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? देखिए, 32 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में हैं। यानी हमारा ये जो शिक्षा स्कूल है, इस शिक्षण संस्थान है, इस शिक्षण संस्थान को यदि राज्य सरकार कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है तो वित्तीय सहायता प्रदान करते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये धर्म या भाषा पर आधारित हैं, इसलिए इसको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इस आधार पर प्रबंधन पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में क्या अंतर था? अनुच्छेद 29 हमारे केवल नागरिकों के लिए, किसके लिए है? केवल नागरिक वर्ग है, अल्पसंख्यक हैं लेकिन नागरिकों के लिए। जबकि अनुच्छेद जो 30 है वो हमारा सभी के लिए, यानी यहाँ पर शिक्षण संस्थान भी हैं और बाकी के लिए भी इसका उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हमारे अनुच्छेद 29 और 30 को लेकर जो समय समय पर जो न्यायपालिका ने जो निर्णय दिए हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कई बार ये सवाल पूछे गए हैं, जो हमारे वर्तमान जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंदर कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो उन पर बात करते हैं। जैसे एक मामला आया था सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली, सेंट स्टीफन बनाम कॉलेज। इसमें ये मामला कब आया था? 1992 के अंदर आया था। और 1992 में आया था तो इसमें क्या आधार पर रखा गया था? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश गुणों के आधार पर देना आवश्यक नहीं है। किसके आधार पर? गुणों। ये कौन सी वाद में आया? ध्यान रखना, सेंट स्टीफन में आया था, 1992 में आया था। गुणों के आधार पर, अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश गुणों के आधार पर देना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई थी, वो रखी गई थी कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में कुल स्थानों में 50% तक अपने समुदाय के व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी जो भी, जैसे हमारा जो शिक्षण संस्थान है, मान लीजिए कि किसी जैन धर्म से एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, जैसे जैन धर्म का एक शिक्षण संस्थान है और वो शिक्षण संस्थान है तो वो संस्थान सिर्फ जैन समुदाय के लोगों को ही 50% क्या दिया जाए?
प्रवेश दिया जाए, ये बात रखी गई थी। यानी अल्पसंख्यक संस्थाओं में कुल स्थानों के 50% तक अपने समुदाय के व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा सकता है। ये बात किसमें कही गई थी? सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1992 का अंदर ये वाद आया था। अब एक और वाद आया था दोस्तों, जिसमें TM पाई फाउंडेशन कर्नाटक 2002 के अंदर आया था। ये 2002 के अंदर आया था, पाई फाउंडेशन कर्नाटक बनाम राज्य 2002। इसमें क्या बात हुई थी कि शिक्षण संस्थाओं की सहायता और उन्हें प्रशासित, यानी जो शिक्षण संस्थान हैं, जो भी शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थानों को स्थापना करना, उसे प्रशासित करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद, देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 19(1)(6) और कहाँ पर? अनुच्छेद 26 में प्राप्त हैं। यानी कहाँ पर इसमें ये बात कही गई, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, उन्हें प्रशासित करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 19(1)(6) और 26 में प्राप्त हैं, और अनुच्छेद 23 केवल अल्पसंख्यक को प्राप्त हैं। कहाँ पर है? अनुच्छेद 23। यानी एक सामान्य नागरिक को, जो हमारा कई बार एक सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के सामान्य नागरिक को हमारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उसे प्रशासित करना, संचालन करना, वो हमारे कौन से अधिकार अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 19(1)(6) के अंदर, अनुच्छेद 26 के अंदर ये आता है। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग को ओनली फॉर प्राप्त कहाँ होता है? ये केवल अल्पसंख्यक वर्ग को ही प्राप्त है। कहाँ पर? 30, अनुच्छेद 30 के अंदर। दूसरी बात इसके अंदर क्या की गई थी, बात करते हैं भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है। इसकी अवधारणा करने के लिए राज्य को इकाई मानना होगा। क्या मानना होगा? राज्य को इकाई मानकर यह आधार तय करना होगा कि भाषा और धार्मिक आधार पर कि अल्पसंख्यक कौन है, ये राज्य को आधार मानकर ही तय करना होगा। ये बात भी हमारे पाई फाउंडेशन वाद के अंदर बात हुई थी। तीसरी बात यहाँ पर क्या हुई थी दोस्तों, कि अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक को अधिकार है कि व्यावसायिक संस्थाएं भी आती हैं। कौन सी व्यावसायिक संस्थाएं भी हमारे इसके अंदर आती हैं। चौथी बात हमारी बात की गई थी कि अल्पसंख्यक वर्गों के बीच प्रवेश गुणों के आधार पर दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सेंट स्टीफन कॉलेज जो बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1992 वाला जो वाद था, उसको पलट दिया गया। वहाँ पर था कि गुणों के आधार पर प्रवेश देना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कि गुणों के आधार पर भी प्रवेश दिया जाएगा। पांचवी बात यहाँ पर इसमें विशेष रूप से बात की गई थी दोस्तों, पांचवी, सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक यानी हमारा बिजनेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट संस्था, यानी व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में राज्य से विहित या निर्धारित कर सकता है कि उन्हें व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा जो सामान्य परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जैसे ये कोई शिक्षण संस्थान है और इस शिक्षण संस्थान में इस व्यक्ति को प्रवेश या इन व्यक्तियों को प्रवेश देने के लिए चाहे तो एक हमारी क्या हो सकती है, एक सामान्य परीक्षा आयोजित हो सकती है और उस सामान्य परीक्षा सभी के लिए लागू हो सकती है। उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनको प्रवेश दिया जाएगा। अगला बात करते हैं, छठा पॉइंट इसमें क्या बात रखी गई थी दोस्तों, कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में 50% स्थान अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित रखने की छूट समाप्त कर दी गई। जो हमारे पाई वाले यानी सेंट स्टीफन वाद में बात की गई थी कि 50% स्थान उसी समुदाय के लोगों की बात की गई थी, वो हमारे बाद में जो हमारा पाई फाउंडेशन 2002 का जो वाद आया था उसके अंदर ये समाप्त कर दिया गया कि ये जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यकों के लिए ही आरक्षित रखें, समाप्त कर दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद एक बहुत और मामला आया जो हमारे इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, PA ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद 2005। ये 2005 में आया, ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद। इसमें क्या हुआ कि पहली बात यहाँ पर बात करते हैं कि भाषाई और धार्मिक, भाषा के आधार पर और धर्म प्लस धर्म, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है, ये राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। किसके आधार पर? देखिए,
आधार क्या दिया है? राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। ये पहला बात रखी गई इसमें अंदर। इस वाद के अंदर हमारी न्यायपालिका द्वारा इस प्रकार से रखी गई कि जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा कि भाषा और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है वो कौन है, उसी को ये लाभ दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर रखी गई, अल्पसंख्यक संस्थाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में? 3 वर्ग, 3 वर्गों के अंदर बांटा जा सकता है। पहला वर्ग वे संस्थाएं जिन्हें सहायता, वे संस्थाएं जिन्हें सहायता प्लस मान्यताएं नहीं चाहिए, मान्यता नहीं चाहिए। वे संस्थाएं जिन्हें सहायता और मान्यताएं नहीं चाहिए। दूसरी बात रखी गई, वे संस्थाएं जिन्हें सहायता चाहिए, सहायता चाहिए। तीसरी बात रखी गई, वे संस्थाएं जिन्हें मान्यताएं चाहिए, मान्यताएं चाहिए। यह हमारे कौन से वाद में रखी गई थी? महाराष्ट्रवाद में रखी गई। इसके अंदर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई थी, राज्य दूसरी और तीसरी संस्थाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी हमने जो बात कर रखी थी अभी, मैंने आपके दूसरी पॉइंट में रखी गई थी कि हमारी वे संस्थाएं जिन्हें सहायता मान्यताएं नहीं चाहिए, वे संस्थाएं सहायता चाहिए, वे संस्थाएं मान्यताएं चाहिए। तो इसमें जो दूसरी संस्था, दूसरी यानी संस्थाएं सहायता चाहिए और तीसरी थी संस्थाएं मान्यताएं चाहिए। ठीक है, तो सहायता चाहिए, मान्यताएं चाहिए, इन दोनों संस्थाओं में राज्य क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य हस्तक्षेप कर सकता है किसके आधार पर? अब बहुत ही 3 पॉइंट बता रहा हूं जिसके आधार पर कर सकता है। एक तो है नैतिकता, नैतिकता के आधार पर। दूसरी बात आता है स्वच्छता के आधार पर, स्वच्छता के आधार पर। तीसरी पॉइंट है लोक मान्यता के आधार पर, लोक मान्यता के आधार पर। दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल यहाँ पर बन सकता है। ये 3 पॉइंट दे दिए जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में कौन से 3 आधार पर हम संस्थाओं में हस्तक्षेप, या इनमें से किस आधार पर हम दूसरी और तीसरी संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से। अब दोस्तों इसी कड़ी में थोड़ा सा अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। वैसे अनुच्छेद जो 31 है दोस्तों हमारी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं रहा है, लेकिन यह संवैधानिक रूप से हमारी कानूनी अधिकारों में है। लेकिन कई बार इन पर सवाल बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा अनुच्छेद 31 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 31 क्या है? अनुच्छेद 31 बहुत ही संक्षिप्त में बात करने जा रहा हूँ। संपत्ति अर्जन का अधिकार जो बहुत ही अनिवार्य था, जिसको 44वां, बहुत ही सिंपल है, सवाल बनते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 की धारा 6 के द्वारा 20 जून 1979 में इसको विलोपित कर दिया या निरूपित कर दिया या निरस्त कर दिया गया। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19, ध्यान रखना, अनुच्छेद 19(1)(च), अनुच्छेद 19(1)(च) और इसके साथ साथ अनुच्छेद 31, अनुच्छेद इसमें क्या था? अनुच्छेद 19(1)(च) में कि संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यय का अधिकार था। संपत्ति के अर्जन, कौन सा शब्द लिखे हुए हैं ध्यान रखना, अर्जन, धारण और व्यय का अधिकार था उसको, और संपत्ति अधिकार का उपशीर्षक का लोप किया गया। और संविधान के भाग, अब यहाँ पर ये रखा गया, कहा गया तो संविधान का जो भाग 12 है, संविधान का जो भाग 12 है, जिसमें एक नया अध्याय 4 बनाया गया। कौन सा अध्याय बनाया गया? 4 अध्याय बनाया गया। और उसमें अनुच्छेद 31 में उपबंध था, अनुच्छेद 31 में उपबंध था। उससे अनुच्छेद 301 के अंदर 301 के अंदर बना दिया गया। इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार संवैधानिक तो है, ध्यान रखना दोस्तों। यह अनुच्छेद जो है हमारा जो 31 है, जो हम 301 के अंदर इसको रखा गया है, इस पर कई बार सवाल पूछा गया कि क्या ये मौलिक अधिकार है, क्या ये कानूनी अधिकार है? तो हाँ दोस्तों, ये एक संवैधानिक अधिकार है। यानी संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक तो है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य आपको ये मैं बता देता हूँ कि हम अनुच्छेद 32 के तहत,
इसका दावा नहीं कर सकते हैं। हम जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके तहत इसका दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप इनकी सुरक्षा के लिए जो हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए आप हमारी न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत आप न्यायपालिका में यदि आप संपत्ति का यदि कानूनी रूप से आपका अधिग्रहण किया जा रहा है या आपकी संपत्ति को कोई छीना जा रहा है, संपत्ति पर आपको कब्जा कर रहा है कोई, किसी भी प्रकार की आपका जैसे आपका मकान है या प्रॉपर्टी है, आपका खेत है, ज़मीन है, यदि वो अधिग्रहण हो रहा है या कोई आपका कब्जा कर रहे हैं तो अपन अनुच्छेद 226 के तहत अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत अपनी जो संपत्ति का अधिकार उसके तहत अपनी याचिका दायर नहीं कर सकते। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना जो हमारे अनुच्छेद 31 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 31 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 31 में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अब 300A में डाल दिया गया। अनुच्छेद 31(2) इसमें क्या लिखा हुआ था? सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा हस्तक्षेप की जाने वाली किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को बिना प्रतिकार दिए नहीं लिया जा सकता। बिना प्रतिकार मतलब अपने को, जैसे ये संपत्ति अपना घर है और ये सरकार यदि अधिग्रहण करना चाहती हैं तो सरकार अधिग्रहण करते समय जो इसकी उचित मूल्य है, जो भी उचित मूल्य है वो हमें उचित मूल्य दिया जाएगा। उसके बाद इस सरकार इसको हमारा क्या कर सकती है, संपत्ति को अधिग्रहण कर सकती है। यानी न्यायालय ने प्रतिकार में बाजार मूल्य भाव माना है। वैसे हमारा बाजार भाव जो बात करते हैं उसी के आधार पर बात की गई है। वैसे इसको समय समय पर चुनौती दी गई क्योंकि अपने जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारी संसद और न्यायपालिका के बीच में बहुत सारे वाद लेके आया था, क्योंकि हमारा भारत था वो एक विकासशील राष्ट्र था और इसको विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना हमारा प्रयास रहा। इसी वजह से संपत्ति का अधिकार हमारे बीच में विकास की रोडवे बन रहा था। इस वजह से इसको संशोधन कर दिया गया और इसको समाप्त करके बाद में कहाँ डाल दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300A में डाल दिया। दोस्तों कुछ और बात लिखी गई है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 में कि 18 जून 1951 में प्रथम संविधान संशोधन जोड़ा गया। ये जो हमारा 31 के है, ये हमारे 18 जून 1951 में जोड़ा गया क्योंकि समय समय पर बहुत सारे वाद आए थे। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन जोड़ा गया था। इसमें भूतलक्षी प्रभाव को भी जोड़ा गया और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। भूतलक्षी प्रभाव में जोड़ा गया। कहने का था जब भूतलक्षी, ये शब्द बहुत बार आता है। भूतलक्षी का मतलब होता है कि हमारा संविधान लागू होने से पहले इसको डाल दिया गया और कहा गया कि हमारा संविधान में ये दिखाया गया कि इसके तहत आप हमारी संपत्ति को नहीं छीन सकते। बाद में चौथा संविधान 17वां संविधान संशोधन और विस्तार कर दिया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों संपत्ति का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहा, लेकिन इसको बाद में धीरे धीरे जब संसद और न्यायपालिका के बीच में विवाद बढ़ रहा था इसको हटा दिया गया। एक इम्पोर्टेंट और बात करते हैं दोस्तों कि हमारे अनुच्छेद 31K में 5 विधियों को प्रदान की गई थी जो अगर राज्य सरकार इनके संबंध में कानून बनाती हैं तो न्यायालय जांच नहीं कर सकता है। यानी इसको अनुच्छेद 31 को इतना स्ट्रोंग बना दिया था अनुच्छेद 31 को कि यदि राज्य सरकार किसी भी अधिनियम या कोई भी कानून है उस कानून को यदि इसके अंदर डाल दिया जाए तो न्यायपालिका इसको जांच नहीं कर सकता। इसी वजह से समय समय पर ये रोड़ा आ रहा था और बाद में इसको हटा दिया गया था। दोस्तों वीडियो में हमने बात करी थी संपत्ति के अधिकार की और सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और यदि बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। और इसके साथ साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकर आएंगे फिर से नए वीडियो, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।